देखो हम ना मायोकार्डियल इन्फेक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के मैंने इससे पहले 3 लेक्चर बना रखे हैं, जिसमें मैंने पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन और एग्जामिनेशन के बारे में बता रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले आप उसे पढ़ लें ताकि ये समझ में सही आए। आज हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन का क्या पढ़ेंगे, मैनेजमेंट यानी कि ट्रीटमेंट, ठीक है। तो देखो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता क्या है, जिससे तुम्हारा कोरोनरी आर्टरीज में क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, जिससे क्या होगा, तुम्हारे हार्ट के लिए ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, जिससे तुम्हारे हार्ट की क्या होगी, मसल क्या होगी, डैमेज हो जाएगी। जिससे देखो ये डैमेज हो जाएगी, ठीक। अब जैसे मान लो तुम्हारे हार्ट की मसल डैमेज हो गई तो क्या होगा, तुम्हें पेन होगा, ठीक। तो पेन से रिलीफ दिलाने के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रेट का यूज करते हैं। तो नाइट्रेट में तुम्हारी 2 ड्रग्स आती हैं, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन है और आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन ये क्या है, इमरजेंसी ड्रग्स है, आप इसे सबलिंगुअल यूज कर सकते हैं। जैसे आपने जीभ के नीचे रखा और 30 सेकंड के अंदर ही क्या होगा, तुम्हें रिलीफ मिल जाएगा। तो इसका काम क्या होता है, जैसे आपने नाइट्रोग्लिसरीन को जीभ के अंदर रखा तो ये क्या करती है, ब्लड वेसल्स को क्या करती है, तुम्हारे डायलेट कर देती है, यानी कि बीनो डायलेटर्स। तो वेन को ज़्यादा डायलेट करती है, देखो मैंने 3 प्लस बना रखे हैं, और आर्टरीज को कम डायलेट करती है ये। अब जैसे इसने वेन को, तुम्हारा ये क्या है, इंफीरियर वेना केवा है, अब इसने इंफीरियर वेना केवा को डायलेट किया, इससे क्या होगा, तुम्हारे हार्ट में क्या होगा, ब्लड कम जाएगा। अब जब हार्ट में ब्लड कम जाएगा तो हार्ट को पंप भी क्या होगा, कम करना पड़ेगा। इसे ऐसे समझो तुम, जैसे मान लो किसी की फ्रैक्चर हो गया तो आप उससे काम कराएंगे, नहीं कराएंगे ना। अगर करा उसने काम तो क्या होगा, फ्रैक्चर क्या होगा और तुम्हारा बढ़ जाएगा। तो इसी के लिए तो हम क्या चाहते हैं कि कम से कम ब्लड क्या हो, हार्ट के अंदर पहुंचे और कम पंप करना पड़े उसे। तो इसके लिए हम नाइट्रेट का यूज करते हैं। तो ये क्या करेगा, तुम्हारा वेनोडायलेटर्स होगा। अब देखो इसका एक्शन कैसे होता है, जैसे देखो ये जो मैंने बना रखी है क्या है, ये कोरोनरी आर्टरीज बना रखी है मैंने, ठीक। तो कोरोनरी आर्टरीज में जैसे आपने नाइट्रेट्स का यूज किया तो इसी के अंदर इंडोथेलियल सेल से क्या बनता है, एक एंजाइम बनता है, इसे नाइट्राइट में चेंज कर देता है, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड में। और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा, तुम्हारी जो मसल्स यानी कि ब्लड वेसल्स में तुम्हारी 3 लेयर होती हैं, सबसे आउटर फाइब्रस होती है, फिर मस्कुलर होती है, इंडोथेलियल होती है। तो जो मस्कुलर लेयर है इसकी मसल में जो एक्टिन मायोसिन फिलामेंट होते हैं, तो मायोसिन फिलामेंट को क्या करती है, रिलैक्स कर देती है, जिससे तुम्हारी ब्लड वेसल्स क्या होगी, डायलेट हो जाएगी, ठीक। अब देखो, अब मान लो अगर आपने नाइट्रोग्लिसरीन यूज की और फिर भी पेन बंद नहीं हो रहा तुम्हारे सीने में, तो आप क्या करेंगे, मॉर्फिन का यूज भी कर सकते हैं, ठीक। लेकिन इसका कुछ इफेक्ट है, यानी कि साइड इफेक्ट। अगर आपने नाइट्रेट यूज किया है तो इसका साइड इफेक्ट क्या होगा कि ये हाइपरटेंशन करते हैं, सॉरी हाइपोटेंशन कर देती है, यानी कि तुम्हारा बीपी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो अगर आप नाइट्रेट यूज कर रहे हैं तो बीपी को चेक करते रहेंगे। बीपी तुम्हारा लगभग कितना रहना चाहिए, 100 और 60, यानी कि 100 से ऊपर ही रहना चाहिए। तो मॉनिटरिंग करते रहे आप, नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं तब। और क्या होता है, हेडेक हो सकता है। देखो ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर रही है, तो ये तो है नहीं कि कोरोनरी आर्टरीज की ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगी, ये टोटल यानी कि तुम्हारे सर की ब्लड वेसल्स को भी डायलेट करेगी। तो आपने माइग्रेन की पैथोलॉजी पढ़ी होगी, माइग्रेन में क्या होता है, तुम्हारी ब्लड वेसल डायलेट ही करती है। और क्या हो सकता है, यानी कि रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया। अब ये क्या है, जैसे मान लो बीपी कम हो गया तो तुम्हारे क्या होगा, जैसे मान लो हार्ट क्या है, तुम्हारा ब्लड को कम पंप कर रहा है, तो तुम्हारे हर ऑर्गन को कम ब्लड जाएगा, तो ब्रेन को भी तुम्हारे कम ब्लड जाएगा, ठीक है। तो ब्रेन क्या करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, ठीक। और तुम्हारे हार्ट पे क्या होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, वो सॉरी बीटा रिसेप्टर्स होते हैं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इस पे एक्ट करके तुम्हारी हार्ट रेट को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया बोलते हैं, ठीक। तो अब हम हार्ट की गति को रोकने के लिए, जैसे मान लो अगर तुम्हारा हार्ट बीमार है तो ऐसा तो है नहीं आप उससे ज़्यादा काम कराएंगे, इतना काम कराएंगे कि ज़रूरत पूरी होती रहे। तो इसीलिए कि तुम्हारे हार्ट की गति ना बढ़े, उसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर का यूज़ करते हैं। तो बीटा ब्लॉकर में जैसे एटिनोलॉल है, मेटोप्रोलॉल है, जिसके आगे लॉल लगा हुआ होता है, वो सब बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, ठीक। तो बीटा ब्लॉकर्स तुम्हारे हार्ट रेट को क्या करेंगे, कम कर देंगे, और क्या करेंगे, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देंगे, और एरिथमिया को भी ठीक कर देंगे, यानी कि तुम्हारे जो हार्ट का रिदम है उसे ठीक कर देंगे। लेकिन इसके साथ ना एक प्रॉब्लम है बीटा ब्लॉकर के साथ,
क्या अस्थमा के पेशेंट को, यानी कि मान लो जो अस्थमा का पेशेंट है उसे हम बीटा ब्लॉकर यूज नहीं दे, यानी कि नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये क्या करता है, ब्रोंकोस्पाज्म करता है, यानी कि तुम्हारा जो ब्रोंकस है उसको सिकोड़ देता है, तो इसलिए हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो हार्ट की गति को धीमा करने के लिए कौन सी ड्रग्स का यूज करेंगे हम? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में दो होते हैं, एक तो नॉन डीएचपी होता है, एक होता है डीएचपी, यानी कि डाई हाइड्रोपायरिजीन। तो ये वाली जो करती है नॉन डीएचपी, ये तुम्हारे हार्ट की गति को धीमा करती है। इसमें तुम्हारी जैसे बेरापामिल है, डेल्टिएजम है, ठीक। और जो डीएचपी होती है तुम्हारी डाई हाइड्रोपायरिजीन, ये क्या करती है, तुम्हारी ब्लड वेसल्स को डायलेट करती हैं। इसमें कौन सी ड्रग्स आती हैं? जैसे एम्लोडिपिन है, नाइट्रोडिपिन है। अब देखो इसे समझ लो, जैसे मैंने देखो ये तुम्हारी कोरोनरी आर्टरीज बना रखी थी, तो नाइट्रेट्स क्या करते हैं तुम्हारे, यानी कि जो तुम्हारी मसल्स है उसको रिलैक्स करते हैं। लेकिन कैल्शियम का काम क्या होता है? इसको सिकोड़ना, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन कराना। तो हमने नाइट्रेट्स तो दिया लेकिन कैल्शियम की एक्टिविटी को नहीं रोका, तो इतना तेज, यानी कि ये इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। तो इसके इफेक्ट को बढ़ाने के लिए, यानी कि नाइट्रेट्स की क्या ये मसल को रिलैक्स कर दे, हम कैल्शियम चैनल को क्या करेंगे? ब्लॉक करेंगे। तो इसे ब्लॉक करने के लिए हम दो ड्रग्स यूज कर सकते हैं, या तो एम्लोडिपिन या नाइट्रोडिपिन। तो ये भी क्या करेगा? बेनकोडाइलेटर है, ठीक। अब देखो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में आप ये भी यूज कर सकते हैं एस, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स। तो इनका काम क्या है? जैसे मान लो अगर आपने ये क्या करते हैं, जो एंजाइम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या है, ये क्या करता है? ब्लड वेसल्स को तुम्हारे कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। तो मैं क्या करूं, इसे इनिबिट कर दूं, यानी कि इन ड्रग्स के द्वारा, इनालाप्रिल है, रीनाप्रिल या फोसिनोप्रिल, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स क्या होगी तुम्हारी? डायलेट हो जाएगी। जैसे देखो अगर ये कॉन्स्ट्रिक्ट है तो तुम्हारा क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप करने में ज़्यादा बल लगाएगा, और अगर ये डायलेट हो गया, ये इस तरह से डायलेट कर दिया इसने, तो आसानी से क्या होगा, ब्लड इसमें पंप हो जाएगा, ठीक। और एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स का हम यूज़ करते हैं इसमें तो देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें का सेवन करते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है तुम्हारी, जैसे देखो ये कोरोनरी आर्टरीज मैंने बना रखी है, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरीज की सबसे आउटर लेयर क्या है? फाइबर्स लेयर है, और मस्कुलर लेयर इसकी बीच वाली, और एंडोथेलियल सेल क्या है? सबसे जो इनर लेयर है। तो कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ों का आपने जब सेवन करा तो कोलेस्ट्रॉल क्या होगा तुम्हारे कोरोनरी आर्टरीज में जमा हो जाएगा। अब मान लो जो कोरोनरी आर्टरी की एंडोथेलियल सेल है उसकी इलास्टिसिटी एक सीमा तक ही होगी, उसके बाद क्या होगी, ये रप्चर कर जाएगी। तो आपने देखा होगा कहीं भी जैसे चोट लगती है तो ऐसा तो है नहीं कि लगातार खून बहता है, रुक जाता है ना, तो वो रुकता क्यों है? वहां पे क्या होती है, प्लेटलेट्स आ जाती है। जैसे देखो ये मैंने बना रखी है, ये प्लेटलेट्स हैं, ठीक। प्लेटलेट्स को मजबूती देने के लिए क्लोटिंग फैक्टर इसके ऊपर आ जाते हैं। तो मैं क्या करूं, इन प्लेटलेट्स को यहाँ जमने से रोक दूं, तो मैं इसके लिए कौन सी ड्रग्स यूज करूंगा? एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स। तुमने सुना होगा कि खून के पतले करने की दवा यूज कर रहे हैं वो, तो यही होती हैं एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स होती हैं जो खून को पतला करती हैं। तो इसमें आप एस्प्रिन यूज कर सकते हैं। तो एस्प्रिन वही एस्प्रिन है जिसमें तुम सर के दर्द की गोली यूज करते हो, डिस्प्रिन के नाम से मिलती है। तो अगर ये हाई डोज में अगर यूज करेंगे आप तो सिर के दर्द के लिए है, कम डोज में यूज करेंगे तो हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं। जैसे इतनी 70 मिलीग्राम दे सकते हो, 75, 100 या 150 मिलीग्राम तक। लेकिन इसका ना एक साइड इफेक्ट होता है एस्प्रिन का, कि ये क्या करती है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यानी कि प्लेटलेट्स की संख्या को बहुत कम कर देती है, ठीक। तो क्या होगा, छोटी सी भी अगर चोट लगेगी तो आपको ब्लीडिंग होने लगेगी, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा एस्प्रिन अगर यूज कर रहे हैं तब। और क्या करती है, ब्रोंकोस्पाज्म करती है, यानी कि जो तुम्हारा ब्रोंकस है, यानी कि अस्थमा का पेशेंट है, तो आप इसे अस्थमा के पेशेंट में नहीं यूज करेंगे, ठीक। तो एस्प्रिन की जगह हम कौन सा विकल्प, यानी कि है, अगर अस्थमा का पेशेंट है तो एस्प्रिन तो देंगे नहीं हम, तो दूसरी ड्रग्स है हमारी क्लोपिडोग्रेल, यानी कि इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि 75 मिलीग्राम में, ठीक। अब देखो ये तो मैंने प्लेटलेट्स को तो हटा दिया, यानी कि एंटी प्लेटलेट्स ड्रग से। अब ये क्लोटिंग फैक्टर को हटाने के लिए एंटी क्लोटिंग फैक्टर ड्रग्स में यूज करूंगा मायोकार्डियल इन्फेक्शन में। तो थोड़ा सा क्लोटिंग फैक्टर को समझते हैं। जैसे देखो जैसे तुम्हारी ये ब्लीडिंग हो गई, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए ना दो पथवे होते हैं। एक तो इंट्रिंसिक पथवे होता है जिसमें क्या होता है, तुम्हारा क्लोटिंग फैक्टर क्या होता है 12,
ठीक। और एक होता है एक्सटेंसिंग पथवे, यानी कि इसमें क्लोटिंग फैक्टर कौन सा होता है 7, और ये दोनों एक्टिवेट करते हैं तुम्हारे क्लोटिंग फैक्टर 10 के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन पथवे बोलते हैं। और ये जो तुम्हारा 10 है वो थ्रोम्बिन, ठीक है, थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है, क्लोटिंग फैक्टर 2। और थ्रोम्बिन तुम्हारा क्या करता है, फाइब्रोनोजन को फाइब्रिन में चेंज करता है, जैसे मैंने लिख रखा है देखो, यानी कि जो फाइब्रोनोजन है वो फाइब्रिन में चेंज होती है थ्रोम्बिन के थ्रू। तो जो तुम्हारा फाइब्रिन है ये ऐसा समझो जैसे ये तुम्हारी प्लेटलेट्स क्या है, एक ईंटें समझो, ईंट की तरह, और ये फाइब्रिन तुम्हारा है मसाला मजबूती देने के लिए, ठीक। तो मैं क्या करूं, यानी कि ये यहां पे एंटी थ्रोम्बिन ड्रग्स का यूज कर दूं, ठीक है, एंटी थ्रोम्बिन या एंटी क्लोटिंग फैक्टर ड्रग्स। तो इसमें जैसे हेपेरिन है, तो हेपेरिन की जो डोज होती है वो यूनिट्स में होती है, तो हम कितनी डोज दे सकते हैं, 5000 यूनिट पर केजी, ठीक। तो जो एक यूनिट होती है तुम्हारी वो लगभग इसके बराबर होती है, 0.002 मिलीग्राम के बराबर होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप हेपेरिन देते हैं तो हेपेरिन मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हेपेरिन देंगे तो क्या होगा, ब्लीडिंग होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो ब्लीडिंग ना हो उसके लिए आप मॉनिटरिंग करते रहेंगे। जैसे सपोज मान लो अगर ब्लीडिंग हो गई, अगर हेपेरिन का इंजेक्शन दिया और ब्लीडिंग हो गई, तो आप क्या दे सकते हैं, प्रोटामीन सल्फेट का इंजेक्शन आता है। तो ये 1 मिलीग्राम इंजेक्शन कितना, 100 यूनिट को न्यूट्रलाइज कर देगा, इतना। एक चीज़ और, हेपेरिन कुछ पेशेंट में यूज़ नहीं की जाती, जैसे मान लो क्रोनिक लीवर डिजीज है या क्रोनिक रीनल यानी कि किडनी डिजीज है या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रखा है, तो आप हेपेरिन का यूज़ नहीं करेंगे वहाँ पे, ठीक है। दूसरा जी, यानी कि इसमें ब्लीडिंग के चांस ज़्यादा हैं तो आप दूसरी ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं, यानी कि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन, जैसे बॉफेरिन है तुम्हारी या डेल्टापेरिन है। तो इसमें ब्लीडिंग के बहुत कम चांस होते हैं, ठीक है, और ये सेफ भी है। लेकिन एक इसमें है क्या, अगर इससे ब्लीडिंग हो गई इस वाली ड्रग्स के यूज़ करने से, तो इस वाले ड्रग्स का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर, ठीक है। तो आज का तुम्हारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन का जो ट्रीटमेंट था वो लेक्चर समाप्त हुआ। एक चीज़ और, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी ड्रग्स यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। थैंक यू।